नमस्कार। आज हम परमाणु संरचना यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर के विषय में गहराई से जानेंगे। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली स्लाइड का शीर्षक है एटम क्या है, व्हाट इज एन एटम। तो एटम शब्द कहाँ से आया? ये शब्द एंशिएंट ग्रीक शब्द एटमॉस से आया है, जिसका मतलब होता है इनडिविजिबल, मतलब जिसे तोड़ा ना जा सके। और ये किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो केमिकल रिएक्शंस में हिस्सा लेता है। हाँ, और 1803 में जॉन डाल्टन ने पहली साइंटिफिक एटॉमिक थ्योरी दी थी। तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के मुख्य बिंदु क्या थे? उनके हिसाब से सभी पदार्थ मतलब मैटर बहुत छोटे कणों से बने हैं, जिन्हें एटम्स कहते हैं। और ये एटम्स इंडिविजिबल होते हैं, उन्हें बनाया या नष्ट नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, और एक एलिमेंट के सभी एटम्स मास और प्रॉपर्टीज में एक जैसे होते हैं। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। हाँ, ये जरूरी है कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब उसमें प्रोटॉन्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के बराबर होती है। इस स्लाइड में जो इमेज दिखाई गई है उसमें दो अलग-अलग एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट ए और एलिमेंट बी। हाँ, उन्हें गोलों के रूप में दिखाया गया है। एलिमेंट ए के सभी 4 गोले एक जैसे हैं और एलिमेंट बी के सभी 3 गोले भी एक जैसे हैं। पर एलिमेंट ए के गोले एलिमेंट बी के गोलों से अलग हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो डाल्टन ने कहा था कि एटम इनडिविजिबल है, पर बाद में पता चला कि एटम के अंदर भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जी, इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव, प्रोटॉन P पॉजिटिव और न्यूट्रॉन N0। अब हम ये टेबल पढ़ते हैं। ठीक है। पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन E नेगेटिव, डिस्कवरर हैं जे थॉमसन। इसका चार्ज है -1.6 × 10⁻16 कूलोम और रिलेटिव मास है लगभग 11,183.7 AMU। अगला है प्रोटॉन P+, इसके डिस्कवरर E गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड हैं। चार्ज है +1.6 × 10⁻19 कूलोम, मतलब इलेक्ट्रॉन के बराबर पर पॉजिटिव, और रिलेटिव मास लगभग 1 NU है। और तीसरा है न्यूट्रॉन N0, इसे जेम्स चैडविक ने खोजा था। इसका चार्ज 0 है और रिलेटिव मास भी लगभग 1 AMU है। तो एटम का लगभग सारा मास उसके न्यूक्लियस यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स में ही होता है। हाँ, इलेक्ट्रॉन्स का मास तो नेग्लिजिबल होता है। इन्हें याद रखने के लिए एक ट्रिक भी दी गई है। हाँ, ये ट्रिक है, ईंट पर नाच। ईंट पर नाच। ये कैसे काम करती है? देखिए, ई से इलेक्ट्रॉन, ट से थॉमसन, अच्छा, प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड और ना से न्यूट्रॉन, च से चैडविक। ये तो बढ़िया है। नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल 1904, द प्लम पुडिंग मॉडल। तो ये मॉडल इलेक्ट्रॉन की खोज के बाद आया होगा। जी, जे थॉमसन ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन की खोज की और फिर ये मॉडल दिया। इसके अनुसार एटम क्या है? इसके अनुसार एटम एक पॉजिटिव चार्ज का गोला है जिसमें नेगेटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन्स तरबूज में बीज की तरह धसे हुए हैं। हाँ, और पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हाँ, इसके लिए भी एक ट्रिक है। इसे वाटरमेलन मॉडल भी कहते हैं। बिल्कुल, तरबूज का जो लाल हिस्सा है वो पॉजिटिव चार्ज है और बीज वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस मॉडल में क्या कमी थी, लिमिटेशन क्या थी? ये मॉडल रदरफोर्ड के गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट के जो नतीजे थे उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। इस स्लाइड में जो डायग्राम दिखाया गया है वो एक कटा हुआ गोला है। हाँ, उसे पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर लेबल किया गया है और इस गोले के अंदर छोटे पीले गोले हैं जिन्हें इलेक्ट्रॉन लेबल किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक है रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट 1909, एक क्रांतिकारी प्रयोग। तो रदरफोर्ड ने थॉमसन के मॉडल को चेक करने के लिए ये प्रयोग किया। हाँ, उन्होंने पॉजिटिवली चार्ज अल्फा पार्टिकल्स को एक बहुत पतली सोने की पन्नी पर बॉम्बार्ड किया। इस स्लाइड में जो डायग्राम है उसमें प्रयोग का पूरा सेटअप है। हाँ, बाईं ओर से अल्फा पार्टिकल्स निकलकर बीच में रखी गोल्ड फॉयल से टकरा रहे हैं। और डायग्राम में 3 मुख्य ऑब्जर्वेशंस भी दिखाए गए हैं। पहला कि ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे पन्नी के आर पार निकल गए। दूसरा, कुछ पार्टिकल्स छोटे एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हुए, मतलब मुड़ गए। और तीसरा, जो सबसे चौंकाने वाला था, कि बहुत कम, लगभग 20,000 में से 180 डिग्री पर वापस आ गए। तो इन ऑब्जर्वेशन से क्या नतीजा निकला? 2 मुख्य नतीजे निकले। पहला, क्योंकि ज्यादातर पार्टिकल्स सीधे निकल गए तो एटम का ज्यादातर हिस्सा खाली है। और दूसरा?
दूसरा ये कि एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक बहुत ही छोटी सी जगह में कॉन्सेंट्रेटेड है, जिसे न्यूक्लियस कहा गया। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल 1911 एंड इट्स बिग फ्लॉ। तो एक्सपेरिमेंट के आधार पर रदरफोर्ड ने प्लैनेटरी मॉडल दिया। हाँ, इस मॉडल के हिसाब से एटम के सेंटर में एक डेंस पॉजिटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर पाथ्स में घूमते हैं। बिल्कुल जैसे ग्रह सूरज के चारों ओर घूमते हैं। पहला डायग्राम यही दिखा रहा है। केंद्र में एक लाल न्यूक्लियस है और उसके चारों ओर सर्कुलर पाथ्स पर पीले गोले यानी इलेक्ट्रॉन्स हैं। जी, लेकिन इस मॉडल में एक बहुत बड़ी कमी थी, अ मेजर फ्लॉ। क्या कमी थी? एटम की स्टेबिलिटी, मतलब मैक्सवेल की थ्योरी के अनुसार कोई भी एक्सेलरेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल जैसे घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रेडिएट करेगा, और अगर वो एनर्जी लूज करेगा तो उसका पाथ छोटा होता जाएगा और वो स्पाइरल पाथ बनाते हुए न्यूक्लियस में गिर जाएगा। इसका मतलब तो एटम अनस्टेबल हो जाएगा। हाँ, पर हम जानते हैं कि एटम स्टेबल होते हैं। दूसरा डायग्राम इसी कमी को दिखा रहा है। इलेक्ट्रॉन एक स्पाइरल पाथ में घूमता हुआ केंद्र के न्यूक्लियस की ओर गिर रहा है। जी, इसीलिए एग्जाम अलर्ट में लिखा है रुदरफोर्ड्स मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। तो इस कमी को किसने दूर किया? नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक बोर्स एटॉमिक मॉडल 1913 द रेस्क्यू मिशन। तो बोर ने रुदरफोर्ड के मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए क्वांटम थ्योरी का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दिए, मतलब कुछ मुख्य बातें बताईं। पहली क्या थी? पहली कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ कुछ फिक्स्ड एनर्जी वाले सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही घूम सकते हैं, जिन्हें एनर्जी शेल्स या स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं, जैसे KLMN। और दूसरी के जब तक इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में है वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। हाँ, और इसी बात से एटम स्टेबल हो गया। तीसरा पॉइंट थोड़ा टेक्निकल है। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, mvr = nh2π। जी, और चौथा ये कि इलेक्ट्रॉन एक शेल से दूसरे में जंप करने पर ही एनर्जी एब्जॉर्ब या एमिट करता है, फोटॉन्स के रूप में। हाँ, इस स्लाइड में जो डायग्राम है उसमें केंद्र में न्यूक्लियस है और चारों ओर 3 ऑर्बिट हैं, K, L और M। बिल्कुल, और एक इलेक्ट्रॉन को एक ऑर्बिट से दूसरे में जाते हुए और ऊर्जा की एक लहर उत्सर्जित करते हुए दिखाया गया है। एक ऑर्बिट पर mvr = nh2π भी लिखा है। यहाँ भी एक एग्जाम अलर्ट है। हाँ, कि बोर्स मॉडल हाइड्रोजन और H लाइक स्पीशीज जैसे H+, Li2+ के स्पेक्ट्रम को परफेक्टली एक्सप्लेन करता है। ठीक है, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक है द क्वांटम रेवोल्यूशन, 2 बड़े झटके। पहला है डुअल नेचर ऑफ मैटर, जिसे डी ब्रॉगली ने 1924 में दिया। ये कहता है कि हर मूविंग पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी बिहेव करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन सिर्फ पार्टिकल नहीं, वेव भी है। इसका फॉर्मूला है λ = hmv। इसके नीचे जो डायग्राम है उसमें एक पीले कण को तरंग यानी वेव के रूप में आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। और दूसरा बड़ा झटका वो था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल 1927 में। ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी मूविंग इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम को एक साथ 100% एक्यूरेसी से जानना इम्पॉसिबल है। अच्छा, इसका फॉर्मूला है ΔX.ΔP > h4π। और इसके बगल वाली इमेज में एक इलेक्ट्रॉन की अनिश्चित स्थिति को एक धुंधले धब्बे के रूप में दिखाया गया है। इसे समझने के लिए एक ट्रिक भी है। हाँ, हाइजेनबर्ग ट्रिक। सोचिए आप एक टॉर्च से धूल के कण को देखने की कोशिश कर रहे हैं। टॉर्च की लाइट यानी फोटॉन कण से टकराकर उसकी पोजीशन तो बता देगी, पर उसे धक्का देकर उसका मोमेंटम बदल देगी। बिल्कुल। और ये दोनों प्रिंसिपल्स बोर के फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट के आइडिया को गलत साबित करते हैं। तो ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट गलत हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक ऑर्बिट, बोर वर्सेस ऑर्बिटल, क्वांटम, द बिग डिफरेंस। इस स्लाइड में 2 डायग्राम हैं। पहला है ऑर्बिट, बोर्स मॉडल, जो एक निश्चित गोलाकार पथ पर एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। और दूसरा डायग्राम है एस ऑर्बिटल क्वांटम मॉडल, जो न्यूक्लियस के चारों ओर एक धुंधला गोलाकार क्षेत्र दिखा रहा है। तो अब टेबल में इनके अंतर को पढ़ते हैं। ठीक है। फीचर है पाथ। ऑर्बिट में ये वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ है, और ऑर्बिटल में वो स्पेस में एक 3D रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन को खोजने की प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा होती है। अगला फीचर है शेप। ऑर्बिट 2D
और सर्कुलर इलिप्टिकल होता है, जबकि ऑर्बिटल की शेप अलग-अलग होती है, जैसे स्फेरिकल, डम्बेल वगैरह। सर्टेनिटी के बारे में क्या? ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम फिक्स्ड माने जाते थे, पर ऑर्बिटल हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। और एक ऑर्बिट या ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? ऑर्बिट मतलब एक शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। यहाँ एक एग्जाम अलर्ट भी है। हाँ, कि ऑर्बिट एक पुराना कॉन्सेप्ट है, जबकि ऑर्बिटल ही आधुनिक और एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। तो अब इस नए क्वांटम मॉडल में इलेक्ट्रॉन का पता कैसे लगाते हैं? नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक, क्वांटम नंबर्स, इलेक्ट्रॉन का पूरा पता। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन की स्टेट को बताने के लिए 4 नंबर्स का एक सेट यूज होता है। हाँ, इन्हें क्वांटम नंबर्स कहते हैं। ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट एड्रेस है। इस स्लाइड में जो इमेज है उसमें क्वांटम नंबर को एक पते की तरह समझाया गया है। हाँ, जैसे ग्लोब को देश, कंट्री बताया गया है, जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n को दिखाता है और शेल बताता है। मैप को शहर के रूप में दिखाया गया है, जो एज्यूमेथल क्वांटम नंबर L को दिखाता है और सब शेल बताता है। फिर स्ट्रीट साइन को गली बताया गया है, जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ml को दिखाता है और ऑर्बिटल बताता है। और आखिर में हाउस नंबर को घर के रूप में दिखाया गया है, जो स्पिन क्वांटम नंबर ms को दिखाता है और इलेक्ट्रॉन स्पिन बताता है। तो ये 4 क्वांटम नंबर हैं, प्रिंसिपल, अजीमुथल, मैग्नेटिक और स्पिन। ठीक है, अब इन्हें विस्तार से समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक, द 4 क्वांटम नंबर्स डिकोडेड। इस स्लाइड में एक टेबल है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिंबल है n। ये मेन एनर्जी शेल और ऑर्बिटल का साइज बताता है। इसकी वैल्यूज 1, 2, 3 जैसे इंटीजर्स हो सकती हैं। दूसरा एजिमुथल क्वांटम नंबर, सिंबल है l। ये सबशेल और ऑर्बिटल की शेप बताता है। इसकी वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती हैं। तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, सिंबल है ml। ये स्पेस में ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन बताता है। इसकी वैल्यूज -l से +l तक होती हैं, जिसमें 0 भी शामिल है। और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर, सिंबल है ms। ये इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है। इसकी सिर्फ 2 वैल्यूज हो सकती हैं, +½ या -½ l वैल्यूज को भी समझाया गया है। हाँ, अगर l बराबर 0 है तो वो s ऑर्बिटल है, जो स्फेरिकल होता है। l बराबर 1 मतलब p ऑर्बिटल, जो डंबल शेप का है। l बराबर 2 मतलब d ऑर्बिटल, जो डबल डंबल होता है। और l बराबर 3 मतलब f ऑर्बिटल, जिसकी शेप कॉम्प्लेक्स होती है। इस स्लाइड में जो डायग्राम्स हैं उनमें s ऑर्बिटल गोलाकार है, p ऑर्बिटल डंबल जैसा है जिसके 3 ओरिएंटेशंस हैं, और d ऑर्बिटल डबल डंबल जैसा है जिसके 5 ओरिएंटेशन दिखाए गए हैं। जी। नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक, इलेक्ट्रॉन भरने के 3 गोल्डन रूल्स। पहला रूल है ऑफ बोर प्रिंसिपल। ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे पहले लोएस्ट एनर्जी वाले ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। इसके लिए n+l रूल यूज होता है। और एक ट्रिक भी है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। इसका जो डायग्राम है वो ऑर्बिटल्स को ऊर्जा के बढ़ते क्रम में दिखाता है और लाल तीर भरने का क्रम बताते हैं। दूसरा रूल है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है कि एक ऑर्बिटल में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, और वो भी ऑपोजिट स्पिन के साथ। इसके डायग्राम में करेक्ट बॉक्स में विपरीत स्पिन वाले 2 तीर हैं और इनकरेक्ट बॉक्स में एक ही दिशा में स्पिन वाले 2 तीर हैं। और तीसरा है हन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये कहता है कि सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में पेयरिंग तब तक शुरू नहीं होती जब तक हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन न भर जाए। इसकी ट्रिक है बस सीट रूल। बस में लोग पहले खाली सीट पे बैठते हैं। इसके डायग्राम में नाइट्रोजन के लिए करेक्ट विन्यास में p ऑर्बिटल्स के तीनों बॉक्स में एक एक तीर ऊपर की ओर है, और इनकरेक्ट विन्यास में पहले बॉक्स में 2 तीर हैं और तीसरा खाली है। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेट्स प्रैक्टिस। पहला उदाहरण है सोडियम NaZ = 11। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s1। इसके ऑर्बिटल डायग्राम में 1s, 2s और 2p ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन जोड़े में है और 3s ऑर्बिटल में एक अकेला इलेक्ट्रॉन है। दूसरा उदाहरण है क्लोरीन Cl Z = 17। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके ऑर्बिटल डायग्राम में
3p सबशेल की 3 ऑर्बिटल्स में से 2 में जोड़े हैं और एक में अकेला इलेक्ट्रॉन है। यहाँ कुछ जरूरी अपवाद मतलब एक्सेप्शंस भी हैं। हाँ, और इसका कारण है कि हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स ज्यादा स्टेबल होते हैं। जैसे क्रोमियम Cr Z = 24, इसका एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन था Ar 4s2 3d4, पर एक्चुअल है Ar 4s1 3d5। डायग्राम दिखाता है कि 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है ताकि 4s और 3d दोनों हाफ फिल्ड हो जाएं। और दूसरा उदाहरण है कॉपर Cu Z = 29, एक्सपेक्टेड था Ar 4s2 3d9, पर एक्चुअल है Ar 4s1 3d10। यहाँ भी 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला जाता है ताकि 3d फुली फिल्ड हो जाए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक, मिलती जुलती प्रजातियां। सिमिलर स्पीशीज। तो एटम्स को उनके प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और मास नंबर के आधार पर क्लासिफाई किया जाता है। हाँ, है टेबल में वही बताया गया है। पहला टर्म है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स में एटॉमिक नंबर Z सेम होता है, पर मास नंबर A डिफरेंट होता है, मतलब प्रोटॉन्स की संख्या सेम होती है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप 1h1, 2h1, 3h1 दिखाए गए हैं, जिनमें प्रोटॉन समान हैं लेकिन न्यूट्रॉन अलग-अलग हैं। अगला टर्म है आइसोबार्स। इसमें एटॉमिक नंबर Z डिफरेंट होता है पर मास नंबर A सेम होता है। उदाहरण में आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम है, जिनका मास नंबर 40 सेम है। और तीसरा टर्म है आइसोटोन्स। इनमें न्यूट्रॉन्स की संख्या सेम होती है। उदाहरण में सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर हैं, जिनमें सभी में 16 न्यूट्रॉन हैं। इन्हें याद रखने की एक ट्रिक भी है। हाँ, आइसोटोप्स में P है तो सेम प्रोटॉन्स, आइसोबार्स में A है तो सेम मास नंबर, और आइसोटोन्स में N है तो सेम न्यूट्रॉन्स। हाँ, ये तो बहुत आसान है। नेक्स्ट स्लाइड। शीर्षक, फॉर्मूला बैंक एंड चैप्टर रिकैप। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला चीट शीट दी गई है। मास नंबर A = P++ N0। Number of neutrons N0 = A - Z. Bohr's angular momentum MVR = NH/2π. De Broglie wavelength lambda = h/mv. Heisenberg's principle delta X dot delta P greater than H/4π. Max electrons in a shell 2n². और number of orbitals in a subshell 2l+1. नीचे एक विजुअल रिकैप भी है, The Atom's Journey. इस स्लाइड में जो टाइमलाइन डायग्राम दिखाया गया है वो एटम के मॉडल की यात्रा को दर्शाता है। हाँ, ये 1803 में डाल्टन के मॉडल से शुरू होता है, फिर 1904 में थॉमसन, 1911 में रथरफोर्ड, 1913 में बोर, और अंत में 1926 में श्रोडिंगर के मॉडल तक पहुंचता है। और अंत में लिखा है, कीप एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो ये थी परमाणु संरचना की यात्रा, डाल्टन के सरल विचार से लेकर श्रोडिंगर के जटिल क्वांटम मॉडल तक। बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिक खोजों ने समय के साथ एटम की हमारी समझ को पूरी तरह बदल दिया। इस शानदार जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कीप एक्सप्लोरिंग।